ये क्लास जो है जेआईबी के लिए है, लेकिन सीआईबी वाले अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सुन सकते हैं। बेसिक बेसिक बातें हैं इसमें कि जो टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एंसिलियरी, LI है यहाँ पर, एंसिलियरी सर्विसेज। ठीक है, एंसिलियरी सर्विसेज। तो एंसिलियरी सर्विसेज से मतलब होता है इन एडिशन, या जो भी कोर बैंकिंग है। तो कोर बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोर बैंकिंग हमारी बैंकिंग की जो डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी वो क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड टू पब्लिक। पब्लिक से ही पैसा लेना और पब्लिक को ही उधार दे देना। तो ये कोर बैंकिंग डेफिनेशन में आता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज जैसे आप सामने स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो रेमिटेंस की हो गई। रेमिटेंस के अलावा डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक हो गए। ठीक है, ये इसी में आएगा। एमटी और टेलीग्राफिक ट्रांसफर अब यूज नहीं होते हैं, क्योंकि अब सीबीएस हो गया, सब सारा कोर बैंकिंग हो गया, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती। एनईएफटी है, आरटीजीएस है, उसी के साथ में आईएमपीएस भी हो गया है, और मोबाइल बैंकिंग भी है, इसमें नहीं दिया हुआ है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट के जो फंड्स वो मिल जाए उसको। ठीक है, और मोबाइल बैंकिंग का आ गया इसमें सेफ डिपॉजिट लॉकर की, जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी। सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी। तो सेफ कस्टडी में क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है किसी के, हाँ, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपके पूरे डिपॉजिट हैं, आपके पास कैश है, आपके पास फंड है, कितना लेना है, कौन सा लोन लेना है, कहाँ से करना चाहिए। मर्चेंट बैंकिंग का सीधा सीधा रिलेशन कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, गवर्नमेंट का बिजनेस है और लेट सम अप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं तो इसमें। तो इसमें रेमिटेंस से अगर हम स्टार्ट करें तो ये बिल्कुल बेसिक्स पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, सब कुछ आपको पता है। जो हाँ कुछ ऐसे बेसिक ब्रीफ पॉइंट आएंगे जो शायद आपको ना पता हो, तो वहीं पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट और बैंक का चेक दोनों दोनों ही क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एनआई एक्ट में बैंक ड्राफ्ट को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एज सच इज एन ऑर्डर ड्रॉन बाय वन ब्रांच, एक ब्रांच की, एक बैंक की एक ब्रांच से उसी बैंक की दूसरी अदर ब्रांच के लिए पेमेंट करने का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या है? टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सर्टेन का मतलब क्या डिमांड ड्राफ्ट बियरर इशू हो सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताइए। सही है? नो सर, है? नो क्यों नहीं हो सकते? सर, उसमें से आंसर चाहिए पहले मुझे। तो ऑर्डर कर दिया जाता है पार्टी को। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे बियरर क्यों लिखता है? पे टू बियरर क्यों नहीं लिख देता यहाँ पे? पार्टी के नाम की जगह बियरर कर दे, भाई जो भी चाहे ले ले। कोई आंसर नहीं दे सकता पूरी क्लास में? तो सर कोई है? तो कोई भी डिस्काउंटिंग कर ले। नहीं, कोई भी डिस्काउंटिंग तो करा लेगा। देखिए आपने कहा कि कोई भी इनकैश कर लेगा, मैं बात तो एग्री कर रहा हूँ, कोई भी इनकैश कर लेगा, लेकिन ये किसका रीजन है? स्पेशल पर्पज के लिए कोई पार्टी अगर डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करवाती है तो ऑर्डर में ही होगा ना। फिर कोई भी को देना है तो फिर चेक तो है ही अपने पास। नहीं, वो ऐसा भी तो कह सकता है कि मिस्टर राम और बियरर, राम को ऑर्डर किया और बियरर को, मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। सर ब्लॉक्ड इसका किया जाता है ना अमाउंट, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अमाउंट को ब्लॉक्ड करके दिया जाता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अमाउंट किसी के लिए इशू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बियरर क्यों नहीं इशू कर सकते? मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ रेस्ट्रिक्शन है, किस चीज में ऐसा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप बियरर इशू नहीं कर सकते? चलिए मैं बताऊँ, अगर ये बियरर इशू करेंगे तो पता है क्या बन जाएगा? करेंसी नोट। हाँ, ये करेंसी नोट बन जाएगा। ये करेंसी नोट बन जाएगा, क्योंकि जिसके हाथ में आएगा वो दूसरे को पकड़ा देगा, फिर वो दूसरा तीसरे को पकड़ा देगा, और आखिर में जिसके पास बिल्कुल, अब उसको कुछ सामान नहीं खरीदना, मान लिया अब उसको पैसा चाहिए, वही आदमी बैंक में जाएगा, बाकी सारे ट्रेडर एक के दूसरे को। और इसी के साथ साथ एक चीज और हो जाएगी, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर पता ही लगेगा कौन ट्रेड कर रहा है, कहाँ जा रहा पैसा। ठीक है, तो इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बियरर पर इशू नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर में होता है। ठीक है,
द बैंक ड्राफ्ट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बट इज नॉट ए चेक एज सच। बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइप है पर चेक नहीं है, चेक एक अलग चीज है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस प्रोटेक्शन अवेलेबल टू पेइंग और ए कलेक्टिंग बैंक अंडर एनआई एक्ट, इट इज हाउ ट्रीटेड एज चेक। अब कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन की बात आती है तो उसे सारे जो चेक में प्रोटेक्शन के रूल है वो सारे लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। केवल प्रोटेक्शन के लिए एक चेक की तरह ट्रीट होता है एनआई एक्ट में, अदरवाइज ये चेक से अलग डिफरेंट चीज है, ठीक है। कैन नॉट मेक डिमांड ड्राफ्ट पेबल टू द बियरर एज इट अमाउंट्स टू करेंसी नोट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, ठीक है। दिस विल वायलेशन, तो यहाँ पे ये सेक्शन भी दिया हुआ आरबीआई के एक्ट 1934 के, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 में ये प्रोहिबिटेड है कि आप बियरर ड्राफ्ट इश्यू नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो एक तो वायलेशन होगा और वो करेंसी नोट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बैंक का चेक में क्या है। बैंक का चेक केवल लोकल पेमेंट के लिए यूज होता है और ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर कहता है मुझे उसको पेमेंट करना है तो वह ड्राफ्ट इश्यू नहीं करके बैंक का चेक। कुछ लोग इस ये जो एक पे ऑर्डर करके भी होता है, किसी किसी के बैंक में पे ऑर्डर करके भी होता है। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो बैठा हुआ है जो बोले कि हाँ पे ऑर्डर बनता है अभी किसी के वहाँ? हाँ बनता है सर, लेकिन बनता नहीं। वो कहते हैं बनता है, तो ये पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और बैंक का चेक, ये 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो बैंक ड्राफ्ट, बैंक का चेक, पे ऑर्डर, 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए। और जो बैंक का चेक होता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे होता है, या कभी कभी जब डिसीज अकाउंट का पूरा क्लेम सेटल्ड होता है, चाहे वो क्लेमेंट को मिले या नॉमिनेशन को मिले या लीगल हायर को मिले, जिनको भी मिलेगा तो बैंक इसका बैंकर चेक के थ्रू होता है। और एक चीज और रीजन है, इसलिए कि प्रूफ ऑफ पेमेंट मिल जाता है बैंक को, प्रूफ ऑफ पेमेंट, क्योंकि आप ही की ब्रांच इशू कर रही है बैंक का चेक और आप ही के वहां पेमेंट हो रहा है उसका, तो आपको पता है हाँ आज की डेट में इसका पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस रीजन से भी बैंक का चेक को प्रेफर किया जाता है। आई क्या? पेमेंट ऑफ बिल ऑन रियलाइजेशन रिसीव्ड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ लोकल बैंक्स। अब यहाँ पे देखने रहा, कई बार क्या होता है किसी बिल के अगेंस्ट में आप लोग बिल के अगेंस्ट बिल जैसे कहीं उसका पेमेंट देना है तो उसके अगेंस्ट बैंक का चेक इशू कर देते हैं और बैंक का चेक वापस आपके पास आता है तो ये मान लिया था उसको रिसीव हो चुका है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ये जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी है, जब गारंटी वाला जो टॉपिक है हमारा, गारंटी कितने टाइप की उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट टू वेरियस कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वेरियस परचेजेस मेड बाय बैंक, जब भी अपनी कोई भी परचेज करता है तो उसके अधिकतर पेमेंट बैंकर्स चेक से देता है। कोई बैंक का अपना बिजली का बिल, पानी का बिल है, उसको भी बैंक का चेक से देता है, ठीक है। ऑल लोकल पेमेंट विच आर टू मेड बाय चेक, जो भी चेक से दिए जाने हैं तो चेक की जगह बैंक कौन सा देता है, बैंकर। एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, अब देखो डिमांड ड्राफ्ट बनाने को बोलते हैं परचेज करना, या बैंकर चेक मे बी मेड बाय ड्यूली फिट, तो एक फॉर्म के थ्रू उसको करेंगे और एप्लीकेंट उसमें साइन करेगा विद एड्रेस। अब यहाँ पे एक चीज सुनिएगा कि कई बार क्या होता है इसका कैंसिलेशन होता है, तो कैंसिलेशन की होने की वजह से ही ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो कैंसिलेशन कराने आएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन है, तो उस फॉर्म में उसने नाम, पता, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर लिखा था, उससे आप जस्टिफाई कर लेते हो कि ये बैंक का चेक या ड्राफ्ट इसी ने बनवाया। डिमांड ड्राफ्ट या बैंक का चेक जब भी पेमेंट होंगे तो 20,000 से अगर ज्यादा है, 20,000 एंड अबव है, तो उसको हमेशा अकाउंट पे ही क्रॉसिंग के साथ ही इशू करना है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है ये जो 20,000 वाला रूल है, 20,000 वाला रूल कौन से एक्ट में है? 20,000 वाला रूल मनी लॉन्ड्रिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन है। नहीं, ये इनकम टैक्स एक्ट का है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो अकाउंट पे ही करेंगे, जिससे पता लगेगा, सर्टेन होती है कि किसकी इनकम है। थोड़ा सा वो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को भी आप अटैच कर सकते हैं, पता रहेगा कि ये पैसा किसका है और कहाँ जा रहा है, किस पर्पज से है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक का चेक एंड ड्राफ्ट्स आर वैलिड फॉर 3 मंथ, ये तो आपको पता है, और रीवैलिडेट होते हैं, लेकिन रीवैलिडेट जो होते हैं केवल एक बार होते हैं। कैन बी ड्राफ्ट कैन बी रीवैलिडेटेड ओनली वंस, और वो भी विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर के डेट ऑफ इशू है, ठीक है, डेट ऑफ इशू से 1 ईयर के अंदर आ गया तो आप उसे वो कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए आप रीवैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आता है, कौन सी डेट के बाद? फर्स्ट इश्यू डेट के 1 साल के बाद आता है रीवैलिडेट कराने, पेमेंट लेने नहीं, रीवैलिडेट कराने आता है,
तो उसको आप कैंसिल करके ही एक नया ड्राफ्ट बना के देंगे, ये रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है। परचेजर ऑफ डीडी और बीसी हैज, या बैंकर जिसने परचेज का मतलब जिसने इशू करवाया, ठीक है, हैज नो अथॉरिटी टू काउंटरमैंड इट्स पेमेंट आफ्टर इट हैज बीन डिलीवर्ड। अब देखो यहाँ पे इसमें कई केस स्टडी आती हैं, जैसे मान लिया 2019 में एक ड्राफ्ट इशू हुआ 50,000, ठीक है, और ये हैंड ओवर हो गया किसको, जिसके नाम था, मान लिया एबीसी के नाम था, उसको हैंड ओवर हो गया। अब 26 अक्टूबर 2019 में जो परचेजर है बैंक के कांटेक्ट करता है, उसको कहता है कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर वो डिलीवर्ड हो चुका है, पेई के हैंड में आ चुका है, तो उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसने बनवाया है, परचेजर है, उसका कोई राइट नहीं, वो नहीं, उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर इन ट्रांजिट है और इन ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया है, ये प्रूफ देता है, उस कंडीशन में डुप्लीकेट इश्यू करना या उसको कैंसिल कराने का काम हो सकता है, ठीक है। द बैंक शैल एक्सरसाइज कॉशन टू परचेज ऑफ इन रिपोर्ट ऑफ लॉस और थेफ्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जब भी कभी ऐसा होता है कि अगर लॉस वॉस का केस है तो उसकी रिपोर्ट भी करनी पड़ती है, ठीक है। इफ द पेमेंट हैज नॉट ऑलरेडी बीन मेड, सच इंटीमेशन शैल हैव टू मेड इन राइटिंग एट द ब्रांच फ्रॉम द वेयर परचेज। तो ये सारा जो कंट्रोल करती है, जिस ब्रांच से आपने वो ड्राफ्ट परचेज किया वहीं करना पड़ता है, ठीक है। रिफंड ऑन कैंसिलेशन ऑफ डीडी शैल बी मेड ओनली इफ द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज टेंडर विदाउट एनी साइन ऑन द इंडोर्समेंट। अब देखिएगा, और एनी अदर क्रॉसिंग, जब आप ड्राफ्ट इशू करके किसी को देते हैं तो वो उस पर कोई इंडोर्समेंट कर सकता है, ठीक है। ड्राफ्ट के पीछे इंडोर्समेंट, यूट्यूब में शशांका पति जी ने बोला हुआ है, द डिमांड ड्राफ्ट कांट बी इंडोर्स। नहीं, इंडोर्स होता है, बताता हूँ आपको। कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी पूरी का एक ड्राफ्ट आया, तो ड्राफ्ट के पीछे इंडोर्समेंट करके कि इसको ऐसा कर दो, इसको इन खातों में डाल दो, या इसका कैश हमारे कैशियर को दे दो, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ही बोलना है कि जो भी रिफंड, कैंसिलेशन पे जो रिफंड होता है वो तब तक नहीं होगा जब तक ओरिजिनल आप इंस्ट्रूमेंट वापस नहीं करोगे। पता लगा ओरिजिनल आपने वापस नहीं करा, रिफंड ले लिया और ओरिजिनल का पेमेंट कहीं और भी हो जाए गलती से, ठीक है। ऑल रिफंड आर सब्जेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रॉपर आइडेंटिटी ऑफ द परचेजर। भाई वो जिसने ड्राफ्ट, पता लगा किसी ने 50,000 का ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, और वो कहीं मिसप्लेस हो गया, जिसको मिला वो बैंक आ गया और उसने अपनी आईडी उसी तरह बना ली जैसा कि उस फॉर्म में थी, या उसका दोस्त उसे पता हो, तो उसका कैंसिलेशन करा सकता है, क्योंकि फोटो वगैरह तो लगती नहीं है उसमें, सिग्नेचर नाम पता मिला लेते हैं। द इश्यू एंड पेमेंट ऑफ द बैंकर्स चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट इन कैश अक्रॉस द काउंटर इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स प्रोविजन। अब देखो यहाँ बात आ गई, इनकम टैक्स प्रोविजन और आरबीआई का रूल्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। तो देखो तीनों बात आ गई यहाँ पे, इनकम टैक्स के प्रोविजन आ गए, आरबीआई का रूल आ गया, और तीसरा मैंने बताया था मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी किसी ने आंसर दिया था, तो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। परचेज पेमेंट ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक फॉर 50 एंड अबव be made through the banking channel and not in cash but with exceptions like government account। यहाँ मैंने बताया था कि कोई 50,000 का कोई ड्राफ्ट है और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, कुछ करनी, तो वहां पे उससे ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज 50,000 का जो और उससे ऊपर का जो ड्राफ्ट होगा वो खाते में आके ही उसका पेमेंट होगा, ठीक है। और डुप्लीकेट इन ल्यू ऑफ द लॉस इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशूड, किस किस कंडीशन में? पहली बात तो इशूइंग ब्रांच की इंटीमेशन होनी चाहिए एंड ए रिक्वेस्ट फॉर इशू, बिना रिक्वेस्ट के नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? पेमेंट ऑफ डीडी हैज नॉट बीन ऑलरेडी मेड। जो ड्रॉई ब्रांच है जहां के लिए ड्राफ्ट बना था, वहां से आप एक प्रूफ ले लेते हैं कि अभी पेमेंट नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन ऑफ इंडेमनिटी लेटर साइन बाय बोथ द पेई एंड द परचेजर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि एक वर्ड होता है इंडेमनिटी, एक वर्ड होता है श्योरिटी, इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है, ये बता सकते हैं किसी को अगर पता हो तो? इंडेमनिटी और श्योरिटी में क्या फर्क है? सियोरिटी तो गारंटर होता है सर, और इंडेमनिटी? इंडेमनिटी किसी दो पार्टी के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसी को इंडेमनिटी कहता है। गुड। देखो इंडेमनिटी टाइप ऑफ एग्रीमेंट, इंडेमनिटी एफडी हो जाने के बाद देते हैं ना। हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो आप डुप्लीकेट इशू करते हैं और डुप्लीकेट इशू करने की वजह से कोई फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, तो अगर वो आपने फ्यूचर में कोई लॉस हुआ आपको, तो उसको पूरा करने की कसम खाई जाती है, इंडेमनिटी मींस, ठीक है। श्योरिटी में क्या होता है
कि अगर इंडेमनिटी जो जिसने इंडेमनिटी ली है वो फेल हो जाए, उस कंडीशन में श्योरिटी कहता है या श्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, वो गारंटी होती है कि भाई मैं इसको देखूंगा। तो दो वर्ड आ गए। तो यहां बोला है कि अगर ड्राफ्ट को इशू कराना है डुप्लीकेट तो आपको इंडेमनिटी लेनी पड़ेगी। और ड्यूली स्टैम्प्ड, तो ड्यूली स्टैम्प्ड की जहां बात आती है तो ड्यूली स्टैम्प्ड में इंडेमनिटी जो है कितने रुपए के स्टैम्प पे ली जाती है? 100 रुपीज। 500 हो गया सर व्यू। नहीं यार, 500 तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ 300 है? ये तो तीन 300 आंसर आ गए भाई। देखो आप क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तो 100 रुपए का पता है। तो था सर, पर अभी चेंज हो गया, 300 हो गया। 300 हो गया। 100 का था सर पहले, लेकिन अब 500 ही लेते हैं, हम भी लेते 500। अच्छा, इसमें स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकता है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी है स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं ना। हाँ जी, महाराष्ट्र में अपने इधर 500 रुपए लेते। कहाँ पे, कौन से स्टेट में 500 है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 500 है। हम और कहीं पर? सर यूपी में 100 ही है। गुजरात में 300 है। चलो अब देखो ये क्वेरी जनरेट हुई यहाँ पे, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? स्टेट टू स्टेट होती है। आप लोगों को वेरीफाई करना है कि जो इंडेमनिटी है, इंडेमनिटी सर का हरिद्वार अमाउंट में तो 10 फिक्स है। रुपए के भी ले लेते हैं। ना वो गलत है। 100 से कम तो है ही नहीं। इंडेमनिटी जो है 100 से कम पे तो है ही नहीं। एफिडेविट 100 पे ले सकते हैं आप, वो 10 रुपए में। ठीक है, इस चीज को क्रॉस जो यहाँ पे क्लास में पॉइंट्स आ जाते हैं उनको आप कहीं नोट करके क्लैरिफाई कर लिया कीजिए, आपके काम आएगा आगे। ठीक है, आगे पेमेंट ऑफ द प्रिविलेंट सर्विस चार्जेस फॉर इशुएंस ऑफ द सच, और जो भी प्रिविलेंट यानी जो प्रिवेल्ड इस समय चल रहे हैं चार्जेस वो आपको देने पड़ेंगे डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब उसने कहा कि जो अच्छे कस्टमर सर्विस देने के लिए आप डुप्लीकेट बैंक ड्राफ्ट या बैंक का चेक कैसे कैसे इशू करेंगे। तो उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेट इंडेमनिटी विदाउट इंसिस्टिंग सीकिंग नॉन पेमेंट एडवाइस। अब देखो यहाँ एक पॉइंट आ गया, नॉन पेमेंट एडवाइस। तो जो ड्रॉई ब्रांच है उससे आपको एक सर्टिफिकेट लाना होता है कि भैया इसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। हालांकि ये सीबीएस के टाइम पर अब इसकी शायद जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, बस ये है कि अगर वहां से आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके बाद भी अगर उसका पेमेंट होने आएगा तो वो बैंक जो है उसका पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, और ये 5000 है। 5000 तक के लिए कह रहे हैं, आप उसको परेशान मत करो। 5000 से ज्यादा है तो जरूर मंगवा लो आप। आजा, इशुएंस हैज टू बी डन विद इन ए फोर्टनाइट। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट, 15 दिनों के अंदर डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू हो जाना चाहिए। फर्दर, फॉर द डिले बियॉन्ड दिस स्टैट्यूटरी पीरियड, बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द रेट एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी। और तो अगर आप वो डिले करते हैं, सपोज कीजिए आपने 3 मंथ लगा दिए डुप्लीकेट इशू करने में, तो 3 मंथ का जो एफडी का रेट है वो रेट आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, द पीरियड ऑफ फोर्टनाइट प्रिस्क्राइब्ड वुड बी एप्लीकेबल ओनली इन द केसेस वेयर द रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट ड्राफ्ट इज मेड बाय द परचेजर। अब देखो किस कंडीशन में, जो फोर्टनाइट वाली जो कंडीशन लगाई है उसने, वेयर द रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट ड्राफ्ट इज मेड बाय द परचेजर और द बेनिफिशियरी। अब परचेजर और बेनिफिशियरी में क्या फर्क है? परचेजर तो जिसने बनाया है, बेनिफिशियरी ये है कि जिसको मिल चुका था वहां पे, उसके बिहाफ पे बनाते हैं ना कई लोग। एंड वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट। तीसरे पार्टी के लिए कोई मतलब नहीं है इसमें। तो यहाँ पे परचेजर या बेनिफिशियरी को इसने बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं होगा, 2 ही लोगों को उसने वो दिया होगा। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें प्रमोशन एग्जाम में, अगर कहीं क्लियरिंग में डुप्लीकेट और ओरिजिनल ड्राफ्ट, डुप्लीकेट ड्राफ्ट और ओरिजिनल ड्राफ्ट अगर क्लियरिंग में आ जाए तो क्या, किसका पेमेंट करेंगे आप? ओरिजिनल डुप्लीकेट का सर, डुप्लीकेट वाला डुप्लीकेट का पेमेंट करते हैं और ओरिजिनल को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं। और रिटर्न करते हैं उसमें लिखते हैं, सर इसका रीजन क्या होगा? बताता हूँ, सिंस डुप्लीकेट ड्राफ्ट पेड ये लिखा जाता है। देखो क्या होता है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है, सॉरी जो डुप्लीकेट ड्राफ्ट है, उसके अगेंस्ट में आपने ले रखा है क्या? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी। हाँ, तो अगर ये फॉल्स पेमेंट हो जाता है या डबल पेमेंट हो जाता है तो इसका पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन ओरिजिनल और दोनों पेमेंट हो गए तो ओरिजिनल के बदले में पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी आप इंडेमनिटी नहीं लेते हैं उससे। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, मेल ट्रांसफर और टीटी ट्रांसफर हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत पहले चलता था, अब तो सब ऑनलाइन उसका जमाना आ गया। बट टीटी में क्या है, देखो यहाँ पे
टेलीग्राफिक ट्रांसफर ऑल्सो लॉस्ट इट रेलिवेंस इन टुडेज सिनेरियो, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया, स्विफ्ट का जमाना आ गया। ठीक है, चलो एनईएफटी की बात करते हैं। एनईएफटी में 2-4 बातें करेंगे बस। एक तो बात करेंगे, एनईएफटी जो है 24 आवर हो गया है, ठीक है, और 24 आवर में कितने साइकिल चलते हैं इसके, कोई आंसर देना? 48 सर। 48 साइकिल चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि 24 आवर है, 48 साइकिल चलते हैं। मिनिमम अमाउंट कितना है एनईएफटी का? 1 मैक्सिमम रुपीज। कितना है? नो मिनिमम नो मैक्सिमम सर। 2 लाख है सर, 2 लाख। सर नो मिनिमम नो मैक्सिमम। 1 रुपीज चलो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम तो निफ्टी के नो लिए लिमिट 2 लाख है सर, 2 लाख। निफ्टी 2 लाख की होंगी। ये जो 2 लाख वाला कर रहे हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। वो एनईएफटी में आरटीजीएस 2 लाख का वर्ड कहीं नहीं है, वो आरटीजीएस है सर। वो आरटीजीएस में है, ठीक है। सर इसमें होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच का भी कोई इशू नहीं रहता ना नेफ्ट में, किसमें? एनईएफटी में सर? देखो, ये बैंकों ने अपनी अपनी प्रैक्टिस बना रखी है। मेरा तो कहना ये है कि अगर आपके बैंक का मल्टी सिटी या एनीवेयर बैंकिंग का चेक है किसी के पास, तो कहीं पे भी खड़ा होकर एनईएफटी कर दे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मेरे को इसमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलो, हाँ, अच्छा, अब ये मिनिमम की बात आई। मिनिमम, मेरा एक क्वेश्चन मिनिमम वाला इसलिए था कि मिनिमम कुछ रुपए तो है ना इसके लिए, एनईएफटी के लिए। एक 50 पैसे की एनईएफटी हो सकती है क्या? यस सर। 50 पैसे की एनईएफटी हो जाएगी? यस सर, पॉइंट में भेज सकते हैं। नहीं, पॉइंट का भेजने का तो ये हुआ 124.23, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। कोई सॉलिड आंसर दीजिए। 50 यूट्यूब पैसे वाले चलते ही नहीं है ना, इसलिए 50 पैसे की नेफ्ट नहीं होगी। 1 रुपए चलता है, नहीं इसलिए नहीं 1 नहीं रुपए नहीं की नहीं, होगी। 50 पैसे नहीं चलते, 50 पैसे का कॉइन नहीं चलता। 50 पैसे तो चलते हैं, 50 पैसे का कॉइन नहीं चलता है, 50 पैसे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी इसमें डाउटफुल में रख रहा हूँ कि मिनिमम अमाउंट में 1 रुपए है या एनी अमाउंट है, ठीक है, इसको चेक कर सर लीजिएगा। समझ नहीं आया, 50 पैसे चलते हैं, 50 पैसे का कॉइन नहीं चलता मतलब? हाँ, इसका ये है, 50 पैसे का कॉइन तो चलता है, 50 से बिलो नहीं चलता। बिलो 50, ये है आंसर इसका। बिलो 50 कॉइन नहीं चलते हैं, वो आरबीआई को वापस करने हैं, ठीक है। यानी 25 पैसे का कॉइन होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन एनईएफटी में 25 पैसे करोगे तो चल सकता है। मतलब ट्रांसफर तो चलेगा, लेकिन करेंसी कॉइन्स में नहीं चलेगा, ठीक है, कॉइन्स के नाम पे नहीं चलेगा। सर पहले एनईएफटी में जो बैच सिस्टम चलता था वो अब कंटिन्यू खत्म हो गया होगा ना? नहीं, बैच सिस्टम तो है, बैच सिस्टम तो है, लेकिन राउंड द क्लॉक है, मतलब हर आधे घंटे में है बैच। अच्छा, अब राउंड द क्लॉक हो गया। हाँ, तभी तो 48 बैच बताया हमने। सर मतलब नेफ्ट की कोई लिमिट ही नहीं है? नो लिमिट एक्सेस और कोई लिमिट नहीं है, मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, नो लिमिट, नो अपर वैल्यू नो देना। लिमिट, केवल मिनिमम अमाउंट का देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हैं सर मिनिमम का तो पूछ रही थी, मिनिमम का नेफ्ट में मिनिमम का। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब 2 आंसर आ गए ना, किसी ने दिया 1 रुपए, किसी ने आंसर दिया हुआ 1 रुपए, और किसी ने आंसर दिया हुआ कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनईएफटी इज ए रेमिटेंस सिस्टम हो गया, यहाँ पे आरबीआई गवर्न करता है इसको। 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें, देखो। इट ऑपरेट्स ऑन ए डेफर्ड नेट सेटलमेंट, इट ऑपरेट्स ऑन डेफर्ड नेट सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? डेफर्ड नेट सेटलमेंट का मतलब कि थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि भैया तुमको मुझे कुछ पैसे देने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमसे कुछ पैसे लेने हो। तो डेफर्ड नेट सेटलमेंट का मतलब है कि किसी बैंक ने इतने पैसे देने हैं, इतने लेने हैं, तो इसका नेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। सपोज कीजिए 10 लेने हैं और 5 देने हैं, तो जो ट्रांसफर होगी, मतलब आरबीआई जो इस बैंक को देगा केवल 5 का देगा, तो इसे बोलते हैं डेफर्ड नेट, और इसी डीएनएस, ठीक है। बेसिस विद सेटलमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है। ईच बैंक्स ब्रांच पार्टिसिपेटिंग एनईएफटी हैज ए यूनिक आईएफएससी कोड होता है सब में, एंड द ट्रांजेक्शन बैंक आर पूल्ड एट वन लोकेशन एंड आर फॉरवर्ड टू रिजर्व बैंक। तो अब इसमें क्या है, देखो कि ब्रांचें हैं, एक हमारी 100 ब्रांचें हैं, 100 ब्रांचों ने एनईएफटी क्रिएट किया और पूरा मिला के 2 करोड़ का हो गया, आरबीआई को भेज दिया। अब आरबीआई ने क्या करा, आपके नाम के जो एनईएफटी आए थे 1 करोड़ के आए थे वो एडजस्ट कर दिए, बाकी 1 करोड़ आपको दे दिया। तो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंटली साइकिल वाला 48 हो गया। These payments are sorted, stored बैंक वाइज एंड नेटेड एंड सिंगल, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही बात है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन सिस्टम में बी मेड ऑन अमाउंट्स इंक्लूसिव ऑफ पैसा, जो भी हम ऊपर बात करते हैं कि पैसे में भी हो सकता है। देयर इज नो अपर वैल्यू लिमिट, ठीक है।
द सिस्टम फैसिलिटेट्स क्लाइंट सिक्योर इकोनॉमिकल रिलायबल एक्सपीडियस सिस्टम होता है। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एनईएफटी में कौन सा पॉइंट इसमें वैलिड नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें, सिक्योर इकोनॉमिकल रिलायबल और एक्सपीडियस सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, एनईएफटी सिस्टम आल्सो हैज अ वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो नेपाल में क्या है, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान के जो ट्रांसफर्स होते हैं वो एक तरह से डोमेस्टिक ट्रांसफर में आते हैं। दिस इज नोन एज द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी सिस्टम। A remitter can transfer fund from any of the NEFT enabled branches into Nepal, irrespective of whether the beneficiary in Nepal maintains an account with the branch Nepal or not. The beneficiary would receive the fund in Nepali rupees. तो ये जो रुपीज से नेपाली रुपी का कन्वर्जन है कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब इसमें कोई एक्सचेंज रेट नहीं लगता है, सिंपल जो कन्वर्जन होता है वो लगता है। ये कौन सी कंट्री के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, नेपाल, ठीक है। कुछ और बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या, इनवार्ड रेमिटेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनवार्ड रेमिटेंस से मतलब जो क्रेडिट जिसके खाते में हो रहा है, और इजी प्रोसेसिंग है, विद इन 2 आवर लिखा हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम टाइम क्या है एनईएफटी में, को बताइएगा तो मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स सर। हाँ, 3 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है अगर आपका कहीं फंसा है तो, तब तक आप शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। सिक्योर ट्रांसफर ऑफ फंड अमंग वेरियस ब्रांचेस ऑफ द होता है, ठीक है। नो वेटिंग टाइम, डीडी में उसे वेट करना पड़ता है। एडिशनल चार्जेस कुछ नहीं लेते हैं कुरियर वगैरह के, वर्कलोड कम हो गया, डीडी और बीसी का काम तो बिल्कुल खत्म ही हो गया लगभग, ठीक है। और फ्रॉड भी कम हो गए हैं। टाइमली पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, अब कई बार क्या होता था, पहले किसी का पेमेंट आना होता था, उसने ड्राफ्ट बना के भेज रखा और पहुंचा ही नहीं 10 दिन तक, तो वो एनपी हो जाते दिखाते, तो अब जो है सीधे एनईएफटी करवा देते हैं उससे, ठीक है। लिमिटेड पब्लिक हॉलीडे इंश्योर्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। अच्छा, छुट्टी के दिन एनईएफटी होता है, आंसर दीजिए जरा। होता है सर। होता है सर, होता है, नेट बैंकिंग से तो हो जाता है, क्रेडिट भी हो जाता है ना, ठीक है। तो लिमिटेड पब्लिक हॉलीडे इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑन रेगुलर पब्लिक हॉलीडे, अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द होल्डर। अब क्या है, अगर आपको छुट्टी के दिन भी पैसा मिल जाएगा तो आप इसमें इंटरेस्ट अर्न कर लोगे। क्रेडिट कंफर्मेशन मैसेज आता है मोबाइल, और ट्रांसफर का स्टेटस आप आराम से देख सकते हैं। चलो, इसी में एक बात क्वेश्चन आ गया कि सर फ्री में एनईएफटी कहाँ होती है सर? है सर फ्री में एनईएफटी कहाँ होती है, कोई एग्जांपल बताइए सर। नहीं, फ्री में कहाँ बोला मैंने, अभी आप इस पॉइंट की बात तो नहीं कर रहे, पहले पॉइंट की। हाँ सर, हाँ ना ये तो है, जैसे ए ने पैसा बी को भेजा ना, बी के खाते में फ्री में आएगा। यस सर, यस सर। और भेजने में भी एनईएफटी कई बैंकों ने कुछ अमाउंट तक फ्री कर रखी है ना। नो सर, चार्जेज है। सैलरीड अकाउंट में फ्री रहता है। हाँ, यस कुछ जैसे सैलरी पैकेज में है, या कोई अच्छा कस्टमर है, कुछ बना मतलब जीरो लेता है। यस सर, यस। वो बैंक के इंटरनल गाइडलाइंस पे सर है, इंटरनल पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, Yes. फास्ट सेटलमेंट हो जाता है क्लेम का। अच्छा, फास्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम इवन इन द केस ऑफ एनएसएम। कभी आपका गलती से एनईएफटी गलत ट्रांसफर हो जाएगा तो शिकायत करने पर आपका सेटलमेंट भी हो जाता है, ठीक है। क्या ऐसा हो जाता है? यस सर, जी सर। क्या तरीका है उसका बताइए। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशन है सर इसमें, मेल करना पड़ता है। हाँ, मेल अगर वो निकाल के ले गया तो वो कस्टमर से मेल रिकवर में यही करेगा। रिक्वेस्ट डालते हैं, होल्ड लगाने का रिक्वेस्ट। यस। हाँ, नहीं अगर वो ले गया पैसा तो पहले फिर वेट करना पड़ता है फ्यूचर के लिए कब आएगा, वही होल्ड पे ही डिपेंड रहते हैं। होल्ड पे डिपेंड करता है, नहीं भी आ सकता है ना। हाँ, अभी मैंने एक कराया था, हमारे एक स्टाफ का हो गया था गलती से, तो वो उन्होंने पहले होल्ड लगाया, मेल करवाया, लेकिन रिफंड कर दिया था। पर वो रिफंड जो है खाते में ना करके वो जिसका सही खाता लेके उसमें किया जा रहा है उन्होंने। आपने बोला ना गलती से अगर हो गया तो वहां किया था, ठीक है। चलो, हाँ, यूटीआर नंबर कितने डिजिट का होता है? 22। इसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक का स्ट्रक्चर होता है? यस सर। क्या होता है? जैसे सर मैं अपने बैंक की बता रहा हूँ, VKIDN 00 करके कुछ नंबर आता है, होता है सर। अच्छा, सब लोग इनके आंसर से वो है जस्टिफाइड है? जी सर, जी सर। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। होता है सर। नहीं, आज इसमें आ रहा था सर लास्ट में 22 जो है ना, 22 और 16 सर। आरटीजीएस में 16 होता है, एनईएफटी में 22 होता है। सुन तो रहे लेकिन आइडिया नहीं है सर। सर कभी गिरा नहीं ना, हमने कल गिरेंगे ऑफिस आगे घंटे को। अरे ये क्वेश्चन आता है भाई, मैं गिना हूँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि जैसे आईएफएससी कोड में नंबर कितने होते हैं, यूटीआर नंबर कितने डिजिट का होता है, उसमें कितने अल्फा कितने न्यूमेरिक होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं।
उसमें शुरू के 4 अक्षर तो आपके शायद वो होते हैं अल्फाबेटिकल होते हैं, बाद में न्यूमेरिक होते हैं, ऐसा कुछ होता है। चलो कल देखना इसको जरा। अभी इन्होंने आंसर दिया है 22 और आरटीजीएस में कितना होता बताया आपने 16 कितना 16 16 नेट में सर स्टार्टिंग 5 डिजिट अल्फाबेट में होते हैं सर। चलो अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक का स्ट्रक्चर आप पता करना, ठीक है। अच्छा आरटीजीएस में क्या है, रियल टाइम, ग्रॉस और इंडिविजुअल बेसिस, मतलब एक एंट्री डेबिट होके क्रेडिट हुई तो जहां पे जानी है वहां चली जाएगी, एवरी एंट्री चलती जाती है। और एनईएफटी में क्या होता है, बैच बनता है तब जाती है, ये फर्क होता है इसमें। हाँ आरटीजीएस के लिए ये पॉइंट है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख का अगर करेंगे तभी होता है, अपर सीलिंग कोई भी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ड्राफ्ट के लिए था मेरे पास। अपने अपने बैंक की पॉलिसी में देखना कि आपकी ब्रांच में ड्राफ्ट कितना बड़ा छापा जा सकता है, कितने तक का ड्राफ्ट प्रिंट हो सकता है। मतलब अगर मैं कहूं कि 5 बिलियन रुपीस का ड्राफ्ट छापना, छप जाएगा। देखो यूट्यूब वाले आंसर कर रहे हैं कि कविता वाट के इश्यू करें कि 11 नंबर होते हैं। ये एसबीआई का एनईएफटी जगह गिनिए तो जरा यूटीआर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देख रहे हैं। यस सर। एनईएफटी है देखो। तो मुझे इसमें लगता है कि जैसे जो बड़े बैंक हैं जिसमें बहुत सारी एनईएफटी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो उन लोगों के वहां एनईएफटी के नंबर सीरियल ज्यादा होते होंगे। 16 है सर, ये है 16 है, काउंट करेंगे तो 16 है। जी, तो 2 4 हाँ 16 है, 16 16 है। हाँ तो वहाँ 22 कह रहे थे ना। अभी वो- यूट्यूब में कुछ आंसर दे रहे हैं कि आरटीजीएस क्या है सर? ये नेक्स्ट है। 22 एनईएफटी 16। हाँ आरटीजीएस में 22 होगा। जी सर, जी सर। सरिता Yes, सिंह ने sir. जवाब दिया इसमें यूट्यूब में, एनईएफटी 16, आरटीजीएस में 22। आईएमपीएस में शायद 7 होते हैं। आईएमपीएस में तो कम है। 7 आईएमपीएस में तो मैंने भी देखा था कम होते हैं उसमें, ठीक है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई आज। आरटीजीएस भी पूरा हो गया और आरटीजीएस भी 24 आवर हो गया है 24 आवर आरटीजीएस। यस सर। अब सब 24 आवर कर दिया, जब भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। सर वो डेट भी पूछ सकते हैं क्या, कौन सी डेट से हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अभी करंट वाला जो सिस्टम चल रहा है वो आपको रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आया इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। तो आजकल वो है ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप का, कि जो बेनिफिट है सीधे उसी के उसमें जाए। तो उसमें क्या चीजें, जो भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, चाहे वो मनरेगा की हो, नेशनल ओल्ड एज पेंशन हो, या पीडीएस का पैसा आता है आजकल, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जब कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे, उनको मिड डे मील का पैसा भी डायरेक्ट जा रहा है, उनको बुक्स का पैसा, स्कॉलरशिप, ये सब जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप में चल रही है ना। तो such payments are being routed through the government through various agencies. The success of any welfare scheme state benefit transfer, टाइमली डिस्पर्सन होना है और उसमें कोई लीकेज ना हो। लीकेज का मतलब है किसी को 10,000 रुपए देने थे तो वहां के ग्राम प्रधान ने 1,000 अपने पास रख लिए और उसको केवल 9,000 दिए। तो इन सब से बचने के लिए वो किया गया, ठीक है। ईबीटी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक प्रोडक्ट है। मोबाइल बैंकिंग में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट वाली, बिल्कुल। एक तो ये मोबाइल बैंकिंग में मैक्सिमम अमाउंट कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, जरा बताएंगे कोई? मैक्सिमम अमाउंट कितना ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से? 25,000 सर। नहीं 50 तो मुझे पता है, उसके ऊपर कुछ बताओ अगर बता ये पर डे सकते का लिमिट पूछ रहे हैं ना सर? हो। हाँ बताओ, आप बताओ अगर कुछ इसके बारे में जानते हो मोबाइल सर बैंकिंग। ये अलग अलग बैंकों का अलग है, क्योंकि बीओबी में 2 लाख है पर डे का। अच्छा। एक बार में यस सर, एक अलग बार में अलग बैंक 50,000 अलग कर है। सकते हैं और एक दिन में 2 लाख रुपया कर दिया है। अच्छा अच्छा, इसी के साथ अच्छा, आईएमपीएस नया में भी चालू अलग हुआ अलग है। है ना? हाँ सर, वो सारी एनईएफटी का अमाउंट अलग है, ये आईएमपीएस का बताया मैंने। हाँ आईएमपीएस का तो 2 लाख है किसी किसी बैंक में, और किसी बैंक में केवल 10,000 भी है। हाँ बीओबी ये बैंक ऑफ इंडिया में आई थिंक 25,000 है, या एसबीआई में भी शायद 25,000 ही है। अच्छा तो ये इसका मतलब बैंकों के अकॉर्डिंग है, तो इस पर बात नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जब प्रमोशन के एग्जाम होते हैं तो वहां इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। यहाँ देखो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सच फंड ट्रांसफर सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। इन केस ऑफ द कैश आउट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी 10,000 per transaction. Banks place suitable cap on the velocity of such transfer subject to a maximum value of rupees
25,000 पर मंथ पर बेनिफिशियरी। ये तो नहीं है, अब तो बहुत अमाउंट बढ़ गए। ये इससे नहीं पढ़ेंगे भाई। ये मोबाइल बैंकिंग का जो CIB वाले बैठे हुए हैं उनका सीधे सीधे का क्वेश्चन आता है, IMPS, NEFT, RTGS, मोबाइल ट्रांसफर, इनके रेमिटेंस से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके जो लेटेस्ट आपके पास कोई गाइडलाइंस हो, कोई पैम्फलेट हो अपने जो बैंक के इंटरनल जो छपते हैं, उनसे आप जरूर देख लें एक बार। ठीक, चलो अब आया एक इंपॉर्टेंट सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ डिपॉजिट लॉकर, तो इसमें हमने पहले भी बात करी थी कुछ जो लास्ट क्लासेस में थी, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी तो इसमें भी देखते थे। तो लॉकर में क्या है, सेफ डिपॉजिट लॉकर इज द फैसिलिटी एक्सटेंड टू कस्टमर। अब यहाँ पे टू द कस्टमर आया है, क्या ये जरूरी है कि वो आपके बैंक का कस्टमर होना चाहिए लॉकर देने के लिए? यस सर। अच्छा, कोई DM आ जाए आपके वहाँ ट्रांसफर होके और शाम को ब्रांच पहुंच जाए और आपको बोले मेरा जरा एक लॉकर दे दो, तो आप बोलोगे उससे अकाउंट खुलवाओ? सर FD जो लेते हैं तो कस्टमर ही बन जाएगा ना फिर। खुलवाना ही पड़ेगा ना सर। अच्छा ये बताओ, FD लेना जरूरी है? हाँ सर, बैंक बैंक जरूरी है सर। अब अरे मैं कहता हूँ 10,000 का DM साहब minimum। आ गए आपके पास। जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है। देखो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उनसे आपने 1 साल का तो ले लिया एडवांस किराया, ठीक है, तो FD तो इसलिए ली जाती है कि आपका किराया जो है टाइम से आ जाए, ठीक है। लेकिन कोई बहुत हाई फाई टाइप के कस्टमर्स होते हैं ना, तो वहां पर ये चीजें थोड़ा सा लिबरल भी की जाती हैं, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है कि ब्रांच मैनेजर कुछ लॉकर जो है VIP पर्सन के लिए वो करके रखता है रिजर्व, होता है ऐसा क्या? होता है। हाँ सर होता है। क्या परसेंटेज है वो? 20% सर, 80-20 का रेशियो है वो। हाँ 20 है शायद। जिसको जो अपने अपने बैंकों में ये पॉलिसी चेक कर लेना भाई, उसमें VIP कस्टमर के लिए 20% लॉकर वो रखने पड़ते हैं रिजर्व, ठीक। सर अब तो VIP वो हो गया, जो क्रॉस सेलिंग देगा ना वो VIP हो गया। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें करना क्या है सेफ डिपॉजिट लॉकर में? वैल्यूएबल एंड डॉक्यूमेंट्स, क्या इसमें कैश रख सकते हैं? नहीं सर। और रख लेते हैं तो क्या होगा? लॉकर में पता नहीं होता क्या रखते हैं सर, वो कैश भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वो कैश सर। नहीं रख सकते सर, रख इसका सकते हैं मतलब लेकिन मना होती है, ठीक है, नहीं सर। मना होती है। रख सकते हैं, रख लेते हैं लोग बल्कि, ठीक है। एक बार मेरे सामने की बात है, एक CBI का लॉकर, CBI ने लॉकर सीज किया था। मालिक से पूछा इसमें क्या है, उसने कहा साहब 24 लाख रुपए हैं, और गिने तो 24 लाख रुपए निकले। तो रख लेते हैं, क्या करें हम, ठीक। इन स्पेशली डिजाइन लॉकर ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड रेंटल। और इसमें क्या होता है, लॉकर के साइज अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किराया होता है, और ये प्रमोशन एग्जाम में बहुत पूछते हैं बैंकों के अपने अपने, ठीक है। द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप भी बहुत पूछी जाती है इसमें। क्या बोला इसने, बैंक एंड द हायरर। अब बैंक तो दे रहा है किराए पे और हायरर ले रहा है, हायरर ऑफ द लॉकर, दैट ऑफ द लेजर एंड लेजी, और बेलर एंड बेली, और लाइसेंसर और लाइसेंसी। तो इसमें जो पहले वाले वर्ड हैं सारे बैंक वाले हैं, ठीक है, दूसरे वाले सारे वर्ड वो जो कस्टमर है उसके हैं, ठीक है। इसको ये रट्टा टाइप का करा के याद रखना। JIB में एक क्वेश्चन इसी का आएगा, 1 क्वेश्चन, ठीक है। आगे, द स्पेशल फीचर ऑफ द लॉकर इज दैट द लॉक्स फिटेड लॉकर ऑफर्ड बाय द बैंक हैव ड्यूअल कंट्रोल। ड्यूअल कंट्रोल का मतलब 2 की होती है, 1 की और 2 की। जो 1 की होती है उसको हम बोलते हैं मास्टर की, मास्टर की होती है किसके पास होती है, अकाउंटेंट के पास, ठीक है, वो सारे लॉकरों में वही लगती है। और सेकंड की जो होती है वो कस्टमर के पास होती है, वो डिफरेंट होती है सारी, ठीक है। दे कैन बी ओपनड ओनली बाय अप्लाइंग 2 कीज, one of the hirer and another with the custodian of the locker bag. However, the locker once opened can be locked by the hirer. अच्छा देखो, खोलने के लिए तो ओपन के लिए क्या चाहिए, 1 और 2 दोनों चाहिए, लेकिन लॉक करने के लिए ओनली 2 चाहिए, ठीक है। जब वो सामान बंद करता है तो उस समय कस्टोडियन का होना जरूरी नहीं होता। लॉक करने के लिए सर ओनली 1 ही। हाँ, वो अपने जो कस्टोडियन, वो जो सॉरी जिसका सामान रखा होता है, वो अपना सामान डाल के लॉक करके जा सकता है। खोलने के लिए उसको बुलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। Locker are rented normally to individual only, either singly or jointly, but not to minor. ये important question है यहाँ, ठीक है। However, some bank in India offer the service to the firm. Firm को भी लॉकर मिलता है, लिमिटेड कंपनी को भी मिलता है, स्पेसिफाइड एसोसिएट सबको मिलता है, ठीक है।
लॉकर्स अवेलेबल इन डिफरेंट साइज होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज होता है, उसी के हिसाब से उसमें पेमेंट होती है रेंट की, ठीक है। और मिनिमम पीरियड 1 ईयर, अगर आप आज लेके 2 दिन बाद सरेंडर करें तो भी 1 साल का किराया लेगा, और ये जो किराया होता है एडवांस में पेमेंट होता है। इन केस ऑफ ओवरड्यू रेंट, बैंक चार्ज पेनल्टी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेंट। अब देखो एसआई लेकर के भी वो किराया वसूल सकता है। द बैंक रेंट लॉकर्स ओनली टू द प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कस्टमर, और इंट्रोड्यूस कस्टमर होना चाहिए। बैंक नॉर्मली रिजर्व ए राइट टू ब्रेक ओपन ऑफ द, और ब्रेक ओपन करने में क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो कस्टमर से लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी कंपनी आके लेती है वो चार्जेस प्लस कुछ और, ठीक है। इफ द रेंट इज नॉट पेड, और अगर रेंट नहीं पेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनेशन की बात आती है, सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीआर एक्ट का। 45 सेक्शन में पूरे नॉमिनेशन, हर तरह के नॉमिनेशन है, तो उसी में लॉकर का भी नॉमिनेशन है, ठीक है। In case of the singly operated nomination can be made in favor of the only one individual. Where the safe deposit locker is hired by 2 or more individuals, nomination can be made them in favor of one or, बहुत important question है, ठीक है। कितने दिन तक सर ओवरड्यू रहेगा रेंट जो ब्रेक ओपन कर सकते हैं फिर? बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है, अच्छा, बहुत ज्यादा वो नहीं है, बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी, इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होता है लॉकर वाला, उसमें सभी बातें लिखी होती। चलो अब है आरबीआई कुछ पॉइंट्स हैं लॉकर के मामले में, क्या है, लिंकिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लॉकर टू द प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, लिंकिंग द लॉकर फैसिलिटी विद फिक्स्ड डिपॉजिट और एनी अदर डिपॉजिट बियॉन्ड व्हाट इज स्पेशली परमिटेड इज रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस शुड बी प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली बात तो बोल रहा है कि लॉकर फैसिलिटी के लिए क्या बोल रहा है, फिक्स डिपॉजिट की बात आ रही है या कोई और डिपॉजिट, बियॉन्ड व्हाट इज स्पेशली परमिटेड इज ए रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एंड शुड बी प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसने बोला हुआ भी है क्या कि ये रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सेकंड पॉइंट बोलता है फिक्स डिपॉजिट एज सिक्योरिटी फॉर लॉकर, बैंक में फेस सिचुएशन वेयर द लॉकर हायर नाइदर ऑपरेट द लॉकर नॉट। तो ऐसा किया क्यों करते हैं बैंक कि वो ऑपरेट भी नहीं कर रहा, पैसा भी नहीं दे रहा, टू एंश्योर प्रॉम्प्ट लॉकर रेंट, और इसको करने के लिए फिक्स डिपॉजिट जो है 3 साल का रेंट के हिसाब से उसका इंटरेस्ट आता रहे, वो है द चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन लॉकर इन द केस ऑफ द इवेंचुअलिटी। तो ये सारा पैसा उसे वसूल हो पाए इसलिए करते हैं। वेट लिस्ट करी जाती है, और वेट लिस्ट का क्या देना चाहिए उनको, एक नंबर देना चाहिए। ऑपरेशन कैसे होगा, ड्यू केयर से होगा, नेसेसरी प्रिकॉशन लेनी है जब भी आपको करना है, ठीक है। कुछ अनऑपरेटेड लॉकर्स हैं, उनमें बहुत ध्यान से वो करना चाहिए, क्या बोलता है, केवाईसी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेफ डिपॉजिट लॉकर है उन कस्टमर की केवाईसी ले लो, और एटलीस्ट एट टू द लेवल ऑफ प्रेस्क्राइब मीडियम रिस्क और कैटेगरी एट्रीब्यूट टू देयर। तो जो मीडियम रिस्क वाले हैं उनके लिए बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, where the locker have remained non-operational for more than 1 year and 3 year, 1 से लेके 3, तो हाई एंड मीडियम रिस्क कैटेगरी वाले बैंक शुड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू द लॉकर हायर एंड एडवाइज देम टू ऑपरेट द लॉकर, और उसे पेमेंट करें। किनको, हाई और मीडियम रिस्क वालों को 1 से 3 साल तक ऑपरेट नहीं है, उनको बोला हुआ है तुरंत करें। इन केस ऑफ लॉकर स्टिल डू नॉट ऑपरेट लॉकर, तो बैंक क्या करेगा उसमें, विद द हेल्प ऑफ द पुलिस आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, क्या करेगा उसको, उस लॉकर का ओपनिंग करेगा। should consider opening the lockers. Bank should have an explicit policy to taking approval, इसके लिए अपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है, ठीक है। Bank should ensure the identification code of the bank branch is embossed on all the lockers key with a view to facilitate, authorize and identify the, तो जब भी वो की लेके आता है तो उसमें कोई उसने मार्क, की के ऊपर कोई मार्क लगा रखा है, उससे पता लग जाता है कि हमारे ही ब्रांच के लॉकर्स की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू लॉकर विद सर्वाइवर और नॉमिनी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक सिंगल वाले के लिए एक नॉमिनी और ज्वाइंट वाले के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस ऑफ डेथ सोल लॉकर हायर की डेथ हो जाए तो उसमें क्या है, नॉमिनी को आप एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। इन सच केस एक्सेप्ट द डेथ सर्टिफिकेट एंड द आइडेंटिफिकेशन नॉमिनी, 2 चीजें आप ले लेंगे कि नॉमिनी वही है और डेथ सर्टिफिकेट की वही वास्तव में उसकी डेथ हो चुकी है जो जिसका लॉकर था, ठीक है। अगर वो ज्वाइंट में है, लॉकर कैन बी ऑपरेटेड बाय सर्वाइवर सिंगली और जॉइंटली एज पर द अवेलेबल ऑपरेटिव, जैसा इंस्ट्रक्शन में दिया गया। नॉमिनेशन इज अवेलेबल टू एक्सेस द लॉकर मे बी गिवन टू द नॉमिनी जॉइंटली विद द सर्वाइविंग हायर। तो नॉमिनेशन अगर है तो नॉमिनी और उनके जो सर्वाइविंग हायरर्स हैं, किराए जिन्होंने लिया हुआ है,
उमेश कुमार जी नॉट एग्री बोल रहे हैं, किस पॉइंट में बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए उमेश कुमार जी। चलो अब आ गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पॉइंट था, आपको बताना था मेरे को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है। देखो इसमें जो भी सारा कुछ आपका इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज हैं उनको एक बास्केट पूरा क्लब कर लेना, और फॉर्म ऑफ इक्विटी, डेट सिक्योरिटी सबको क्लब करने के बाद डेट सिक्योरिटी यील्ड इंटरेस्ट इनकम, डेट सिक्योरिटी में तो इंटरेस्ट इनकम होती है, इक्विटी में क्या होता है, डिविडेंड इनकम होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर ए विड्रॉ, तो डिविडेंड इनकम के साथ आपकी कैपिटल बढ़ती भी जाती है। Various groups of security when held together behave a different manner and proper combination of security held together will give a benefit। तो उसने कहा कि आपने 1 2 3 4 5 6 सिक्योरिटी रखी है। अब पता लगा सारी सिक्योरिटी आपने डेट की रख ली या सारी क्या कर ली आपने इक्विटी की रख ली, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपको डिफरेंट पोर्टफोलियो में रखते हैं, जिससे एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और आपका पैसा ज्यादा डूबे नहीं, ठीक है। पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट की बात आती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी टू गेट द मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। 3 पॉइंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लॉजिकल सेट ऑफ स्टेप्स कॉमन टू एनी डिसीजन। अब वो कौन कौन से हैं देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। Yet applying this process to actual portfolio can be complex and opinion are divided on how best to do so। तो कौन सा आपको स्टेप लेना है। लार्ज गैप नाउ एग्जिस्ट इन द करंट इन्वेस्टमेंट थ्योरी एंड एम्पिरिकल टेस्ट ऑफन यील्ड कंट्रेरी रिजल्ट। तो अब आजकल जो है जो करंट इन्वेस्टमेंट थ्योरी है उसमें काफी गैप आ गए हैं, मतलब उसमें प्रैक्टिकलिटी और थ्योरी में फर्क हो जाता है, तो उसको बोल रहा है यहाँ पे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल क्या है, इट इज ए पोर्टफोलियो दैट मैटर्स। तो अब यहाँ पर पोर्टफोलियो पे बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो only to the extent of that they affect the aggregate portfolio। The risk of a security should preferably not be based on the uncertainty of the single security return but on the contribution to the uncertainty total portfolio return। अब किसी में तो आपको बहुत माइनस माइनस आ गया, किसी में प्लस प्लस आ गया, तो आपको ना तो इसको सुनना है ना इसको, आपको ओवरऑल सुनना है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या हुआ उसमें। तो पोर्टफोलियो की बात करिए, large portfolio return come only with a larger portfolio risk। The most important portfolio decision is the amount of risk which is acceptable and is determined by the asset allocation within the security portfolio। This is not an easy decision as it calls for information on the risk and return available to different class of assets। जो पोर्टफोलियो होगा उसमें आपको ये भी बहुत ध्यान रखना रिस्क एसोसिएटेड, कि किस तरह की सिक्योरिटी पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है। डाइवर्सिफिकेशन वर्क्स, ये जितने पॉइंट हैं इसमें एफ तक, तो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विच इज नॉट। तो इन 6 पॉइंट में से वो कुछ 3 पॉइंट लेगा, 1 पॉइंट कुछ चेंज कर देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें अच्छा काम करता है, रिस्क एसोसिएशन देखना होता है इसमें। ईच पोर्टफोलियो इज प्रेफरेबली टेलर्ड टू बी पर्टिकुलर नीड्स ऑफ इट। तो अब यहाँ बोला पोर्टफोलियो का हर ओनर की नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। पीपल हैविंग वेरिंग टैक्स रेट, नॉलेज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एज सच द पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी शुड टेक इनटू अकाउंट द यूनिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओनर। तो ओनर की अपनी नीड्स, उसको क्या जरूरत है उसके हिसाब से ही हमको ये करना चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में गाइडलाइन जो है क्या है इसकी, ब्रॉडर सेंस मीन्स द एडवाइजिंग ए फी डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स इन प्रॉफिटेबल चैनल। तो इसमें पहली बात बोलता है हमने कि ये जो है एडवाइजिंग जो होती है फीस लेके होती है। पीएमएस सर्विस आर प्रोवाइडेड एट द कस्टमर्स रिस्क, इसमें रिस्क कौन लेगा, कस्टमर, विदाउट गारंटिंग देम द प्री डिटरमाइंड। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप पहले से ये नहीं कह पाएंगे हम आपको इतना रिटर्न दिलवाएंगे ही, ये नहीं कह सकते आप, वो डिपेंड करेगा उसने जहां इन्वेस्टमेंट किया उसके रिटर्न के हिसाब से। द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल फंड। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, पार्टीज को प्रोवाइड करी जाती हैं,
उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल फंड्स के हिसाब से करी जाती है, ठीक है। द मिनिमम पीरियड कम से कम 1 साल का होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन शुड बी बुक्ड एट द मार्केट रेट ओनली। प्रॉपर अकाउंटिंग करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए उन सारे काम का। फंड एक्सेप्टेड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुड नॉट बी एंट्रस्टेड टू अनदर बैंक फॉर मैनेजमेंट। अ डेफिनिट फीस, ऐसा नहीं है कि अभी कितनी ले रहे हैं कल को ज्यादा ले लें, आप ऐसा नहीं करना, डेफिनिट फीस लेनी है, ठीक है। द फंड आर एक्सपेक्टेड टू बी डिप्लॉयड एसेंशियली कैपिटल मार्केट सच एज शेयर। तो वो जो फंड आपने लिया उस यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उसको इन्वेस्ट करिए, बट आर नॉट टू बी एम्प्लॉयड ऑन लेंडिंग ऑन द कॉल मनी। यहाँ नहीं कर, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का जो पैसा है वो मनी और बिल मार्केट लैंडिंग और प्लेसमेंट कॉर्पोरेट बॉडीज में नहीं लगा सकते, जबकि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में आप लगा सकते, ठीक है। ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड पोर्टफोलियो अकाउंट आर टू बी स्ट्रिक्टली एट मार्केट रिस्क। तो जो भी ये इनके ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक्स के इन्वेस्टमेंट के, वो एट क्या होते हैं, मार्केट रिस्क पर होते हैं, मार्केट रेट पे होते हैं। अगला पॉइंट है, while putting through transactions on behalf of portfolio account, a clear indication has to be given that the transaction pertain to the portfolio। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन पोर्टफोलियो अकाउंट के बिहाफ में करते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन जो है आपके पोर्टफोलियो से पर्टेन करता है, आपसे मतलब रखता है। The undeployed fund are the same as outside borrowing of the bank and cash reserve ratio has to be maintained on such funds। जो अंडर डिप्लॉयड होते हैं ना, अनडिप्लॉयड फंड, तो आपने एक पोर्टफोलियो सर्विस देने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए कस्टमर से, लेकिन आप कहीं पर डिप्लॉय नहीं कर पाए, उन फंड की बात कर रहे हैं। द बैंक लायबिलिटी टू द क्लाइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंड एक्सेप्टेड फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज टू बी प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन द पब्लिश्ड अकाउंट। उसमें अकाउंटों में दिखाना पड़ेगा आपको कि किसका कितना कितना पैसा है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, आ गया मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है, कोई आंसर करेगा? सेबी। ये ध्यान रखना, कई बार मैंने बोल दिया है, ये सेबी करता है, आरबीआई नहीं करता, ठीक है। और मर्चेंट बैंकिंग में कहता है undertakes corporate securities and advises its clients on floating of public and private issue। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है, जब वो आईपीओ आता है या प्राइवेट प्लेसमेंट का आता है तो उन सबको क्लाइंट्स तक पहुंचा के खबर पैसा लाता है। तो क्या बोलता है, फ्लोटिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट इशू, कॉर्पोरेट मर्जर एटसेट्रा। द मर्चेंट बैंकर इज वन हु एडवाइजेज ऑन फंडिंग एंड रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो एडवाइस करता है कि आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे, और उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करता है, इकट्ठा करता है। द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट एंड मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ लोन्स, तो वो डिपॉजिट को अरेंज करता है, लोन्स को अरेंज करता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। द इश्यू एंड हैंडलिंग द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एडवाइजिंग एंड प्रोक्योरिंग डिपॉजिट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड फाइनेंस रिलेटेड मैटर। तो इतना काम करता है मर्चेंट बैंकर। द मेन बिजनेस ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग इज एज समराइज्ड बाय द नरसिम्हन कमेटी ने कहा था, द रिपोर्ट मैनेजमेंट एंड अंडरराइटिंग ऑफ न्यू इशू। तो जो मर्चेंट बैंकर होता है वो नए इशू का अंडरराइटिंग करता है, न्यू इशू का मैनेजमेंट करता है। सिंडिकेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब कई जगह से क्रेडिट इकट्ठा करके आपको पूरा क्रेडिट दिलवाता है। एंड प्रोविजन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट, ये भी मर्चेंट बैंकिंग करता है। तो मर्चेंट बैंकिंग ये सारा एक तरह से पूरे कॉर्पोरेट बेनिफिट वो देता है, उसमें हेल्प करता है। Following other activities are also covered under merchant banking। तो कौन कौन सी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड। अब कई बार क्या होता है, जब वो प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट में से डिविडेंड अगर बांटना है, कोई रिफंड ऑर्डर बनाना है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो ये सारी हेल्प करता है। और ब्रिज लोन अगेंस्ट इशू, जो इशू, जैसे मान लिया आप 500 करोड़ का इशू ला रहे हैं और किसी बैंक से आपने लोन करा दिया, उसके लिए ब्रिज लोन करा दिया, आप पता लगा 480 करोड़ का तो पैसा पब्लिक से आ गया, तो वो दे देंगे और 20 करोड़ आप कहीं से अरेंज करके ये ब्रिज लोन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है गवर्नमेंट बिजनेस। देखो गवर्नमेंट बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशनल एस्पेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये जो है नॉर्मली कहीं बात नहीं होती है, तो इसमें देख लेना कौन कौन सी चीजें हम लोग देखते हैं। The ordinary citizen has to spend more time, often has to make more than one trip for transacting any item of business with the government. Sometimes a citizen has to cover a long distance। तो अब गवर्नमेंट बिजनेस को करने के लिए वो कह रहा बहुत दूर जाना पड़ सकता है। अब प्रेशर होने की वजह से क्या हुआ
on the treasuries and the offices of the RBI, State Bank of India and its subsidiary for or other region, the government of India in consultation with the, अब उसने क्या करना है, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ उसने प्राइवेट को भी दे दिया है काम. Consultation with the Reserve Bank of India has decided that one bank in the public sector will be attached to each major department to look after its heads. In addition, the nationalized bank have also been assigned to receipt and payment work by state government at various places. This has brought relief to the order. तो ये जो गवर्नमेंट का बिजनेस है, पहले आरबीआई ही इसको मेंटेन करता था, लेकिन बाद में इसने क्या करा, नेशनलाइज बैंकों को ये सारे काम उसने दे दिए. ठीक है, क्या उसमें गवर्नमेंट की बिजनेस की बात करें तो ये पॉइंट्स हैं, इसमें इतने पॉइंट्स में से कोई भी हो सकता है. सेंट्रल एक्साइज और कस्टम को करना, डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम खोलना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट, केवल अकाउंट प्रॉपर खोलना, सेल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स लेना, यहाँ पे अब जीएसटी भी आ जाएगा. ठीक है, हैंडलिंग ऑफ द ट्रेजरी वर्क्स थ्रू ओपनिंग ऑफ द ट्रेजरी अकाउंट्स, रेलवे स्टेशन की जो रेवेन्यू आती है उनको वो मेंटेन करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अकाउंट को मेंटेन करना, पोस्ट ऑफिस की रिसीट पेमेंट को मेंटेन करना, ओपनिंग अकाउंट डिपॉजिट स्कीम और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपॉजिट स्कीम और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एंटरटेनिंग एप्लीकेशन फॉर कलेक्शन ऑफ 8% रिलीफ बॉन्ड, 6.5 सेम बैंक. तो ये सारी जो टाइप की सर्विसेज हैं वो पूरा गवर्नमेंट में होता है. तो गवर्नमेंट में एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पर डिपॉजिट पर कितना इंसेंटिव मिलता है, पर पेमेंट पर कितना मिलता है, इनकम टैक्स कलेक्शन में कितना मिलता है. तो ये जो सारे कमीशन हैं, इन कमीशन को अपने अपने देख लेना, ये कमीशन आपके प्रमोशनल एग्जाम में आते हैं. क्लियर होगी बात?